जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हमको तो लगता है कि आप लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे। जिस हिसाब से आप लोग का टेस्ट में परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर वाला हो चाहे वो मैथ्स वाला हो, आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ रहे। अब पता नहीं इसके पीछे कारण क्या है, ये आप लोग खुद ढूंढिएगा, ठीक है। और ज़रूर ढूंढिएगा, पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए, तो आज का जो सेशन है ना, पूरा का पूरा मैथ का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे झारखंड के लिए, झारखंड सचिवालय के लिए। और समय आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि बहुत समय आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एकदम जी जान से लग जाइए, भिड़ जाइए, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो देखिए शुरू से लेके आखिरी तक। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जो हम आपका 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ये तो आपका 26वां 27वां होगा, ठीक है। सबको शुरू से देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके अभी तक एक एक को देख जाइए और प्रैक्टिस करिए। उसमें प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ऐसे देखना नहीं है मुंह उठा के, प्रैक्टिस करना है उस एक एक क्वेश्चन को लगा जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्या मालूम, कंसेप्ट क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनाना है। इसी बेस पे तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आप लोग शेयर मार दीजिएगा, बढ़िया से लाइक मार दीजिएगा, एक एक आदमी तक पहुंचा दीजिएगा। कोई कहीं भी पढ़ रहा हो उसके पास ये वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत बेहतर तरीके से करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेवारी को भी अच्छा से निभाइएगा, बकैती मत छाटिएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़िएगा। और ये देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए, सोच लीजिए। बहुत लोग कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो जाइए और प्ले स्टोर से फोकस स्टडी विथ अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको मैथ्स सिर्फ 299 का मिल जाता है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है। बाइलिंगुअल कंटेंट है और ये कंप्लीट है। आप इसको पूरा का पूरा, अगर आप रिवीजन के लिहाज से देखना चाहते हैं तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आप सवाल को बनाने लगेंगे, सब कुछ दिया गया है इसमें, एकदम बाइलिंगुअल है, ठीक है। और जैसे ही आप मैथ का कोर्स परचेज करते हैं ना, आपको ये मैथ का टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाता है। और चाहे तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज 75 रुपया का परचेज कर सकते हैं। सबका प्राइस एकदम जेन्युइन है भाई, जेन्युइन से भी नीचे है, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस अभिषेक सर का है, आप देख लीजिए, पूरा 499 में आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक, ईच एंड एवरीथिंग, बाइलिंगुअल कंटेंट। और शायद यहाँ आपको PDF भी सर देंगे, ठीक है। तो सब कुछ है इसमें। टारगेटेड रीजनिंग सिर्फ 199 का। टारगेट क्या है? रीजनिंग में 20 में 20, साइंस में 20 में 20, मैथ में 20 में 20, ये सब टारगेट है भाई। और इसको अचीव करवाना है, अचीव करवा के रहेंगे। बस आप लोग तैयार तो रहिए, तैयार ही है। आप ही लोग तैयार नहीं रहेंगे तो किसको देंगे टारगेट? किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और मैथ का टेस्ट सीरीज का खासियत क्या है कि इसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है दोनों जगह, ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी। जैसे कि आज का जो प्रैक्टिस है ना, वो आपका टेस्ट नंबर 7 भी है, टेस्ट नंबर 6 भी है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज फ्री है आपके लिए। लगाइए, जाके नापिए अपने आप को कि आप कितना पानी में है, कहाँ तैर रहे हैं आप, ठीक है। पानी नाक के ऊपर है कि गर्दन से नीचे है, देख लीजिएगा। सारा का सारा कोर्स आपका झारखंड के लिए है, एकदम टारगेटेड। चाहे झारखंड सचिवालय हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, कोई भी वैकेंसी आएगा ना भाई, सबके लिए एकदम परफेक्ट फिट है कोर्स, ठीक है। 1 साल का वैलिडिटी है और कंप्लीट कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। तो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है।
तो शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देखिएगा, एक एक सवाल को समझने का कोशिश करिएगा। सवाल को पहले खुद से लगाइएगा, फिर वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि देखे जा रहे जीएस नहीं है। समझना होगा थोड़ा कंसेप्ट को, टाइम देना होगा थोड़ा सा, ठीक है। समझिएगा इस सवाल को, एकदम कैलकुलेशन को ऐसा करेंगे कि एग्जाम में आपको इसी तरीके का कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। एकदम काम का चीज़, सिर्फ काम का चीज़ लिखेंगे। वैसे तो हमेशा हम वही लिखते हैं, लेकिन आज एकदम उससे भी काम का चीज़ लिखेंगे, ठीक।
ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशन को करना कैसे है और भैया सवाल को पढ़ना कैसे है। तो ये सवाल इस टाइप का कई सवाल हम आपको प्रैक्टिस में दे चुके हैं, किस लिए, ताकि आपका कंसेप्ट बनेगा। ठीक है। कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है। छोटे छोटे गोले कितने बनेंगे? एक बड़ा सा गोला है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के छोटा छोटा सेम साइज का छोटा छोटा गोला बनाया जाता है और प्रत्येक गोला का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो भैया ऐसा कितना गोला बनेगा? तो भाई करना क्या है, बड़ा वाला गोला के आयतन में एक छोटा वाला गोला के आयतन से भाग लगाएंगे तो कितना छोटा छोटा गोला बनेगा निकल के आ जाएगा। अब जब भाग लगाएंगे तो गोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। तो ऊपर भी रहेगा 4/3 पाई, नीचे भी रहेगा 4/3 पाई, क्योंकि ऊपर छोटा गोला है नीचे बड़ा गोला है। फॉर्मूला में तो 4/3 पाई रहेगा ही रहेगा, रेडियस डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब 4/3 पाई कैंसल हो जाएगा ऊपर नीचे। आंसर किससे आएगा? रेडियस से, आर क्यू। मतलब इतना सा बात लिखना है कि ऊपर का बड़ा वाला गोला का रेडियस है 12, तो 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12 गुना 12, और छोटा वाला गोला का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2 गुना 2। देखो तो 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 गुना 6 गुना 6, 216 छोटा छोटा गोला बनेगा। धुरंधर लोग तो इसको भी नहीं लिखेगा, इसको भी नहीं लिखेगा। वो जान रहा है कि 12 में 2 से भागा देंगे 6 आएगा, 6 का क्यूब लगा देगा, सीधा 216 आंसर। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि छोटा है, इसीलिए कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। इस सवाल को छोटा सा सवाल है लेकिन कंसेप्ट मांगता है। पूछता है कि भाई साहब दादा आपके पास कंसेप्ट है? देखिए कैसे पूछता है। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किया जा सकता है। अब देखो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अर्धवृत्त में जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो जो बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनेगा, उस यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, बड़े से बड़े। तो अर्धवृत्त में जब हम त्रिभुज बनाएंगे ना मेरे भाई, बड़ा से बड़ा, तो हमेशा वो समकोण त्रिभुज बनता है। अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, बड़ा से बड़ा। देखो कैसे, समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, मज़ा आ जाएगा। ये आपका वृत्त है, इसको बीच से काट दिए, ऊपर आधा नीचे आधा, कोई भी साइड त्रिभुज बना दो तुम। तो कहता है कि जो इसका रेडियस है ना वो 6 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल का सेंटर है, 6 इधर 6 इधर, मतलब त्रिभुज का ये इसका सर्कल का व्यास कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब इसमें एक त्रिभुज बनाना है तो ऐसे बना दिए, ये मेरा त्रिभुज बना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो, अर्धवृत्त में त्रिभुज बन गया मेरा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो ध्यान दो, ये जो हमारा व्यास है ना, ये जो हमारा व्यास है ना 6 और 6 12 सेंटीमीटर का, ये हमारा त्रिभुज का आधार बन गया। ठीक है मेरे भाई। अब अगर त्रिभुज का ऊंचाई मिल जाए तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल देंगे। तो देखो सेंटर से सरकमफेरेंस को मिला, ये हमारा केंद्र है और ये हमारा क्या है? परिधि है, इसको यहाँ से मिलाओ। ये भी तो हमारा रेडियस ही है, ये भी तो हमारा रेडियस ही है, और ये इस त्रिभुज का हाइट है, ऊंचाई है। बेसिक फॉर्मूला लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना? 6 और 6 12 गुना ऊंचाई कितना? 6, 2 से भागा दिए 6, 6 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। छोटू सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। कितना बेसिक सवाल है, कितना बेसिक सवाल है। इसमें तो आपको पेन भी नहीं लगाना चाहिए, इस सवाल में आपको पेन भी नहीं लगाना चाहिए। कहता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, सर्कल का रेडियस वही है जो स्क्वायर का डायगोनल है, दोनों इक्वल है, जिसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल? स्क्वायर का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? सर्कल का क्षेत्रफल कितना है? समझो मेरे भाई।
फिगर से समझा दें कि सीधा आंसर ठोक दें? नहीं, थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है, ध्यान से। इस टाइप का इतना सवाल समझाएं आपको, इतना कंसेप्ट बताएं कि आपको इसमें पेन भी नहीं लगाना होगा, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। फिर भी समझिए, ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। फिर भी ये एग्ज़ाम नहीं है, प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे समझाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको कौन समझाएगा बताइए? एग्ज़ाम में समझाने कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, आपको खुद समझना होगा वहाँ पे। और इधर समझ के नहीं जाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होगा। समझ रहे बात को ना? देखिए, तो भाई एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, छोटू सा बनाते हैं स्क्वायर। इसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ईच साइड ए माने तो ए का स्क्वायर बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा √12, और √12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तिया 12, मतलब 2√3 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका? ईच साइड हो गया। क्या हो गया इसका? ईच साइड हो गया। अब जरा ध्यान दो, ईच साइड इसका 2√3 सेंटीमीटर हो गया। इसका डायगोनल निकालना है तो भाई स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a, √2a। तो भैया अगर ए मतलब क्या? साइड, तो इसका डायगोनल क्या होगा? √2 × a, और a क्या है? 2√3, मतलब इसका डायगोनल क्या होगा? √2 × √3, √6, 2√6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? डायगोनल हो जाएगा। क्या होगा इसका? डायगोनल हो जाएगा। अब जो स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल का रेडियस है, मतलब यही 2√6 सेंटीमीटर क्या है? सर्कल का रेडियस है। और सर्कल का एरिया पूछा है, ध्यान से। पाई हर एक ऑप्शन में है, मतलब पाई को कैलकुलेट नहीं करना है, पाई को पाई रहने देना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई तो सब में है, r स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर। तो 2√6 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6, और 4 × 6 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस। समझ में आया? इतना काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, सब काम वर्बली होना चाहिए आपका। बहुत छोटा सवाल है, इस सवाल में दिमाग लगाइए। कहता है कि प्रत्येक 64 सेंटीमीटर गुना 11.25 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटें 8 मीटर गुना 3 मीटर गुना 22.5 मीटर माप वाली दीवार बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो कितना ईंट लगेगा? तो आप लोग दीवार तो देखे हैं, अमिताभ बच्चन वाला मूवी नहीं, जो बाउंड्री वाल होता है। बाउंड्री वाल का शेप कैसा होता है? बाउंड्री वाल का शेप क्यूबॉइड का होता है। तो उस बाउंड्री में कितना ईंट लगेगा? अगर बाउंड्री का लंबाई, चौड़ाई और इसको आप ऐसे समझिए, लंबाई, मोटाई और ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना होगा इस बाउंड्री का वॉल्यूम, और इस बाउंड्री के वॉल्यूम से भाग देना होगा एक ईंटा के वॉल्यूम से, तब जाके कितना ईंट लगेगा ये आपको निकलेगा। देखिए, अच्छा एक चीज़ याद आ रहा है, अगर कहीं आप लोग से एग्ज़ाम में पूछ दिया कि कौन सा गाना में, कौन सा खोरठा गाना में, खोरठा गाना है कि नागपुरी गाना है यार, जो भी गाना है जिसमें दारू हड़िया पीने का जिक्र है, उस गाने का शीर्षक बताइए। मतलब गजब का गाना है, मतलब कुछ भी बना दे रहा है भाई लोग। है अभी बगल से डीजे जा रहा था तो बज रहा था, का बोल रहा था, पिएंगे पिएंगे, क्या पिएगा? देखिए छोड़िए, हटाइए, सवाल पे आइए। गाना सुन के हंसी आता है हमको। देखिए तो भाई मेरे, दीवार जो हमारा वाल है, बाउंड्री वाल है, उसके वॉल्यूम में भाग लगाना है एक ईंटा का वॉल्यूम से। ये बात तो समझ में आ गया। अब देखिए यूनिट सेम रहना चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर 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 होना चाहिए। या अगर यहाँ पे मीटर है तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर दें। मतलब या तो हम सबको सेंटीमीटर में लिख दें या तो हम सबको मीटर में लिख दें। तो देखिए ईंटों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ब्रिक, ये हो जाएगा बराबर
बाउंड्री वाल का वॉल्यूम अपॉन एक ईटा का वॉल्यूम, ठीक है, एक ईटा का वॉल्यूम। तो बाउंड्री वाल का वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, ठीक है। तो चलिए सबको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्या करें, क्या करें, देखिए 8 मीटर गुना 3 मीटर, ये सवाल आप लोग को बनाना है, ठीक है। डिवाइड बाय, ये सब मीटर में है भाई, डिवाइड बाय 64 सेंटीमीटर गुना 11.25 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। यही आपका कंसेप्ट है। अब आगे का काम आपको करना है, या तो सबको मीटर में चेंज कर दीजिए या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है, क्या करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप कमेंट में आंसर दीजिए। साथ ही साथ इस सवाल में ईंटों की संख्या कितना होगा, आप इसका भी आंसर बताइए एकदम ईमानदारी से, ठीक है, एकदम ईमानदारी से इसका आप आंसर बताइए कि कौन सा ABCD में कौन सा इसका आंसर होगा, ये भी बताइए। क्या क्या आपको बताना है, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे ले जाते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे ले जाते हैं, ठीक है। फिर इस कैलकुलेशन जो आपके सामने है, या तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा या तो सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और आप आंसर बता दीजिएगा ईंटों की संख्या की कितना ईंट लगेगा, ठीक है। देखेंगे कि कौन कौन सही आंसर देता है, एकदम सही आंसर मिलना चाहिए। हाँ, दो चार 10 लोग हैं जो कमेंट में आंसर करता है हमेशा, ठीक है। बाकी लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते नहीं हैं। उनको ये लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा तब देख लेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तब देख लेंगे। तो एक बात मेरा ध्यान में रखिए दादा, कि अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा तब देख लेंगे, तो उस टाइम एग्ज़ाम आपको नहीं देख लिया ना, तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर दीजिए आप, क्या होगा इसका आंसर, एकदम देखते ही आंसर कर देना है सवाल को, रुकना नहीं है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है, समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछा है, ट्रिपलेट का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। जैसे ही 15 और 20 है, जैसे ही 15 और 20 दिखा, ट्रिपलेट दिमाग में आया 15, 20, 25, 15, 20, 25। जो दो साइड राइट एंगल बनाता है वो 15 और 20 है, इसका मतलब जो हाइपोटेनस है वो 25 है। तो 15, 20 और 25 तीनों को जोड़ देना, वही तो पेरीमीटर हो जाएगा ना। नहीं समझे? देखो भाई, ऐसे एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ये दो साइड हमारा राइट एंगल यहाँ पे मेरा राइट एंगल बनाता है। मान लेते हैं ये हमारा 15 है, ये मेरा 20 है। आप इसको भी 15 मान सकते हैं, इसको भी 20 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 15 और ये 20 है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 15, 20 और 25, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप आ जाएगा। तो 15 और 20 35, 35 और 25 कितना 60 सेंटीमीटर क्या है इसका परिमाप है, पेरीमीटर है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिगर भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट याद करिए। जितना हम आपको ट्रिगो में ट्रिपलेट बताएं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको रट जाइए। देखिए सवाल को, टाइम एंड वर्क से है, एकदम आसान सवाल है। आज का सेशन थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि टेस्ट नंबर 6 हम मॉडरेट रखे थे, एकदम आसान सवाल है और हर एक सवाल का आंसर आपको देना था। लेकिन जितने लोगों ने टेस्ट दिया सबका नंबर मतलब क्या बताएं, ठीक से किसी का 10 मार्क्स भी नहीं है। तो आप थोड़ा सोचिए कि आपको 20 में 20 लाना है, मतलब 60 नंबर लाना है, और आप इतना आसान टेस्ट में 10-12 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। दिक्कत क्या है, उसको ढूंढिए, ठीक है। कहता है कि सचिन अकेले काम को 8.5 दिनों में करके 8500 रुपया लेता। अगर सचिन अकेले काम को करता तो 8500 रुपया उसको मिलता और वो 8.5 दिन में काम को ख़त्म कर देता। लेकिन विष्णु की सहायता से कार्य 6 दिनों में समाप्त करता है। विष्णु का हेल्प लेता है और काम 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो भाई अब पैसा विष्णु को भी मिलेगा और सचिन को भी मिलेगा क्योंकि दोनों मिल के काम किया है। तो कहता है कि विष्णु का हिस्सा ज्ञात करिए।
विष्णु का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए, तो सबसे पहले टोटल वर्क डिसाइड करते हैं। अगर सचिन अकेले करता तो 8.5 दिन, मतलब 8 दूना 16 और 1 17/2 दिन, और सचिन प्लस विष्णु मिलके करता है 6 दिन में। तो 17/2 और 6 का एलसीएम, 17 और 6 का एलसीएम 102, 17 छक्के 2 तल से 102 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, तो 17 से 102 को भागा दिए 6 बार में, 6 2 से गुना होगा 12 यूनिट। सचिन जो है हर दिन 12 यूनिट काम को करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सचिन और विष्णु दोनों के बारे में। तो ये 6 दिन में काम को समाप्त करते हैं। 102 को 6 से भाग देंगे तो 17 बार में, 17 बार में, मतलब हर दिन ये लोग 17 यूनिट काम करेगा। अब देखिए, सचिन का अकेले का काम है 12 यूनिट हर दिन का, सचिन और विष्णु दोनों का काम है 17 यूनिट। मतलब सचिन अगर करता है 12 यूनिट तो विष्णु करेगा 5 यूनिट। ब्रेकअप यही होगा, यही होगा ब्रेकअप। अब देखिए, इसी 17 काम के लिए इसी मजदूरी को कैसे बांटते हैं, मजदूरी को कैसे बांटते हैं, इफ़िशियंसी के हिसाब से। तो इसी 17 काम के लिए 8500 रुपया मिला। अगर 17 यूनिट काम के लिए इनको 8500 रुपया मिलता है मेरे भाई, तो 1 यूनिट काम के लिए कितना मिलेगा, तो 17 × 5 = 85, 500। विष्णु कितना काम करता है पर डे, 5 यूनिट, मतलब 5 × 5 = 25, 2500 रुपया मिलेगा विष्णु को, और बाकी पैसा चला जाएगा सचिन को। बात समझ में आया? एकदम आसान सवाल था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हम आपको ये चीज़ बहुत बार बताया है कि पैसा को क्षमता के हिसाब से बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम आसान सवाल है। इस टाइप का पिछला सेट में भी सवाल हमने दिया था। देखिए, सवाल सेट बनाने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे सवालों को डाल दिया जाता है। इससे आपका क्या होगा कि आपका हर तरीके के सवालों पे पकड़ भी बनेगा, आपका रिवीजन भी होगा, कंसेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। और अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पकड़ा गया तो फिर रेल दीजिएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। कहता है कि ए किसी कार्य का 60% भाग 18 दिनों में, अगर 60%, अगर ए जो है 60% काम को करता है 18 दिनों में, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 20 × 60, 20 × 2500, 3/5। 3 का वैल्यू 18 है तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 5 का वैल्यू 30 है। मतलब ए जो है पूरा काम को 30 दिन में कर देगा। ठीक है, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में करता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2 का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना, 25 है। मतलब बी जो है पूरा कार्य को 25 दिन में करेगा। दोनों मिलकर 10 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन तक काम करता है और सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी अगर अकेले पूरा काम करेगा तो कितना दिन में। तो पहले टोटल वर्क डिसाइड कर लेते हैं। 30 और 25 का एलसीएम कितना, 30 और 25 का एलसीएम कितना, 150, 150 यूनिट टोटल वर्क हो गया। 30 × 5 = 150 और 25 छक्के 150, ये इनका एक दिन का एफिशिएंसी है। दोनों मिल के काम करता है, 6 और 5 11 काम होता है डेली, और 10 दिन तक काम करेगा तो 110 काम होगा। 110 काम ए और बी मिल के कर दिया, बाकी बात काम छोड़ देता है। तो 150 में 110 काम हो गया, कितना काम बचा जी, 40 काम बचा। और सी जो है 40 काम को 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। अगर 40 काम को 4 दिन में पूरा करता है तो हर दिन कितना काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। सी का एफिशिएंसी कितना, 10 यूनिट। तो अगर 150 काम करेगा ये अकेले तो 150 भागा 10 मतलब 15 दिन में अकेले काम को कंप्लीट कर देगा सी। ऐसा सवाल बहुत आसान होता है, अब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना मजा आएगा, एकदम बहुत हलवा होता है। देखिएगा, आंसर करिए। प्रैक्टिस में भी ऐसा डालें कि ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, देखिए कहता है कि ए बी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, ए एक कार्य को करने में बी से 24 दिन कम लेता है, जिसका क्षमता ज़्यादा वो
समय कम लेगा, जिसका क्षमता कम वो समय ज़्यादा लेगा। कहता है कि यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। एकदम हलवा सवाल, इसको हम क्या लिखेंगे, हलवा सवाल है, ठीक है, हलवा सवाल है ये, एकदम हलवा सवाल है। तो देखिए इफिशियंसी क्या है ए और बी का, ए बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है, मतलब ए जितना देर में एक काम करेगा उतना देर में बी जितना देर में एक काम करेगा उतना देर में ए जो है 3 यूनिट काम करेगा। और ये इफिशियंसी है। और सर इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, डेज होता है, डेज होता है, मतलब ए एक दिन लेगा तो बी 3 दिन लेगा, ये इनका डेज का रेशियो हो गया। और क्या बोला है, एक कार्य को करने में बी से 24 दिन कम लेता है। यहाँ रेशियो में कितना कम ले रहा है, 2 कम ले रहा है, इसी 2 का वैल्यू कितना है 24, तो 1 का वैल्यू कितना 12, 1 का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू 12 3 36 है, मतलब ए काम को करने में 12 दिन लेता है तो बी 36 दिन लेता है। देखिए 36 में 12 गया 24 आया कि नहीं, मतलब ए जो है बी से 24 दिन कम लेता है, ठीक है। कहता है कि अगर दोनों मिल के काम करें, आप इसको यहाँ से कई तरीका से बना सकते हो, कई तरीका से बना सकते हो, लेकिन जो तरीका आपको याद रहेगा सबसे आसान है वो ये है कि अब आपको डेज मालूम है कि ए 12 दिन और बी 36 दिन, 12 और 36 का एलसीएम 36, 12 3 36, 36 से कम 36। देखिए रेशियो यही आया कि नहीं, इफिशियंसी का यही आया, ठीक है। तो टोटल काम कितना करेगा ये लोग, साथ में 4 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। कितना काम करना है, 36 काम करना है, और एक दिन में 4 काम करेगा तो 9 दिन का समय लगेगा। आप इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे। देखिए अगर 12 दिन लेता है ए और हर दिन 3 काम करता है तो टोटल काम 12 3 36 हो गया टोटल वर्क। अब ए और बी दोनों साथ में काम करेगा तो ए 3 काम और बी 1 काम, 1 दिन का क्षमता है, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट, तो 36 काम करने में 36/4 9 दिन आंसर। कई तरीक़ा से आप सोल्व कर सकते थे। बनाइए तो सवाल को, बना के आंसर कमेंट करिएगा, आप लोग करते नहीं हैं। देखिए कहता है कि यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9.5% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया गया साधारण ब्याज, उसी राशि पर सेम ये आपका प्रिंसिपल पर 3 वर्ष के लिए 12.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 225 रुपया अधिक है, तो उधार की राशि कितना है। एक ही प्रिंसिपल आपका सेम है, तो प्रिंसिपल पर पहला केस में 4 साल के लिए उधार दिया गया 9.5% हर साल, ठीक है। और उसी प्रिंसिपल को 3 वर्ष के लिए 12.5% प्रति वर्ष के दर पर उधार दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पर। और जब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया तो दोनों में 225 रुपया का डिफरेंस था। तो पूछा कि वो प्रिंसिपल क्या है। एकदम आसान है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम यही ना होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, रेट इनटू टाइम, ये चीज़ आपको मालूम है। तो 9.5% के हिसाब से 4 साल कितना परसेंट बना जी, तो 9 चौके 36 और 2 38%। पहला केस में 38% इंटरेस्ट मिलेगा टोटल, ठीक है। दूसरा केस में 12.5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट हुआ, 12 3 36 और 1.5 37%। दूसरा केस में 37.5% इंटरेस्ट मिलेगा टोटल। दोनों का डिफरेंस कितना है जी, तो 0.5%। और इसी 0.5% का वैल्यू 225 रुपया सवाल में दिया है। तो भैया अगर 0.5% का वैल्यू 225 है तो 1% का वैल्यू कितना, तो फिर 100% का वैल्यू कितना। तो सिंपल है, इसको अगर हम 5 से भागा देंगे तो पहले एक 0 चिपका देंगे और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20
और 5 बच्चे 25, 45 पे 3 जीरो, 45,000 रुपया हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। एकदम आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। एक ही प्रिंसिपल को 2 बार उधार दे रहा है, अलग अलग समय के लिए सेम प्रिंसिपल 2 बार उधार दे रहा है। एक को 4 साल के लिए 9.5% के हिसाब से, और दूसरा उसी प्रिंसिपल को 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए। और दोनों का जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो भैया 225 रुपये का अंतर था। परसेंट में कितना का अंतर था, 0.5%, आधा परसेंट का अंतर था। ठीक है, तो 100% बराबर कितना, जो 100% होगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। देखिए इस सवाल को, कहता है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 साल बाद 9920 रुपया और 5 साल बाद 12,800 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए जो ये बात बोला है ना भाई कि हम कोई राशि उधार दिए और 2 साल बाद 9920 रुपया हो गया, तो 9920 रुपया हो गया 2 साल बाद, 2 साल में 9920 रुपया हो गया, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और 2 साल का इंटरेस्ट भी है, मतलब ये अमाउंट है। और 5 साल बाद ये हो जाता है 12,800 रुपया। तो मेरे भाई 2 साल में हो जाता है 9920 रुपया और 5 साल में हो जाता है 12,800 रुपया। तो जो बीच का 3 साल में क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा। तो 3 साल का इंटरेस्ट मतलब 12,800 माइनस 9920, तो 2,000 और 100 में 20 गया 80, 2,880 रुपया। 2,880 रुपया 3 साल का प्रिंसिपल बना। 2 साल से 5 साल का समय में 2 साल से 5 साल जाने में 3 साल हमको सफ़र तय करना होगा 3 साल का, तो 2,880 रुपया बना 3 साल का। तो हर साल कितना मिला, तो 3 9 27, 3 6 18, 960 रुपया हमको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। ठीक है, अब देखो किसी भी अमाउंट को आप टारगेट करके आंसर ला सकते हो, तो जो सबसे आसान होगा तो भैया हम 9920 लेंगे। 9920 में क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 960 रुपया है तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट 960 है तो 2 साल का इंटरेस्ट 9 दूना 1800 और 60 दूना 120, 1920 रुपया होगा। मतलब 9920 में 1920 रुपया मेरा 2 साल का इंटरेस्ट है। तो जी कितना पैसा बचा, तो सीधा 8,000 रुपया बचा, और ये 8,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। अब देखिए 8,000 हमारा प्रिंसिपल है और हर साल हमको 960 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है। कितना परसेंट, तो 12,896, 12% मिलता है। किधर गया, 12% हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% पर एनम। यही पूछा था, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा आंसर है इसका। रेशियो से सवाल एकदम आसान सा हलवा सवाल है, इसको भी हम क्या लिख देते हैं, हलवा, लाल रंग से लिख देते हैं हलवा। घर में बनाइएगा और खाइएगा आप लोग। ठीक है, कहता है कि 2 संख्याएं ए और बी 13 और 17 के अनुपात में है। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि की जाती है तो ए से बी का नया अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल है, एक स्टेप में कैलकुलेशन करना। तो भैया पहला मेरा नंबर था 13 और इसमें 15% का वृद्धि, मतलब पहले का 115% और दोनों तरफ परसेंट रहेगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मतलब पहला संख्या हो जाएगा 13 गुना 115 अनुपात। दूसरा संख्या मेरा 17 है और 17 में 30% का वृद्धि, मतलब अब नया वाला 130% हो जाएगा। इधर परसेंट कैंसिल हो गया, नहीं लिखेंगे। कटम कुटाई कर दो मेरे भाई, तो ये 13 से 13 को निपटा दो 10 बार में, और ये 5 दूना 10 और 5 से 23 बार में, मतलब ये आ गया 23 अनुपात 17 दूना 34। यही नया अनुपात है। किधर है, 23:34, ऑप्शन नंबर सी। एक बार में आंसर करना। सवाल आसान है, हम खुद कह रहे हैं आसान सवाल है, तो इसको इसमें मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करना। एवरेज का सवाल है, कैसे बनाएंगे, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। कहता है कि एक स्कूल में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत, देखो लड़की का जो एवरेज मार्क्स दिया हुआ है ना,
वो 85% लाई है हर लड़की, और लड़कों का 83% है, ठीक है। और उस स्कूल के कक्षा 10 का पूरा क्लास का जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो 83.7 है। तो उस स्कूल के कक्षा 10 में लड़कियों का प्रतिशत, अगर सुन लीजिए, अगर लड़कियों की संख्या पूछता या लड़कों की संख्या पूछेगा या क्लास में कितने लोग हैं ये पूछेगा, तो इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए और डाटा चाहिए, डाटा नहीं दिया हुआ है। लेकिन प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत हम लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई लगा दो एलिगेशन मेथड। गर्ल्स कितना 85% लाई है, ठीक है। बॉयज़ कितना 83%, लड़का लोग यहाँ कमज़ोर हो गया। और पूरा क्लास का एवरेज स्कोर कितना 83.7%, ठीक है। तो भैया 83.7 में 83 गया 0.7%, अरे परसेंट हटाओ ना भाई, तो कट ही जाएगा रेशियो से। और 85 में 83.7 गया तो 1.3, पॉइंट से पॉइंट मेरा हट गया 7 और 13, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो 7:13 है। 7 लड़की है तो 13 लड़का है। तो भैया 7 लड़की है, टोटल कितना में 13 और 7 20 में कितना परसेंट, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। तो भैया 20 25 100 5 7 35, 35% गर्ल्स है स्कूल में, 35% गर्ल्स है स्कूल में, और बाकी क्या है, बॉयज़ है, ठीक है। तो परसेंट का आंसर हम दे सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अगर पूछेगा तो इतना इन्फॉर्मेशन से नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर पूछ देता, समझिएगा मेरा बात को, अगर लड़कियों के का संख्या पूछ देता और एक ऑप्शन रहता आंकड़े अधूरे हैं, तो उसी को आंसर मारते हैं। बात समझ में है, या इनमें से कोई नहीं, बात समझ में है। लेकिन हम आंसर एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, रेशियो बता सकते हैं, गर्ल्स का बॉयज़ से कितना है तो 7:13 है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नंबर पूछ देता लड़कों का या लड़कियों का या क्लास में कितना बच्चे हैं, तो इसका आंसर हम लोग नहीं बता सकते। ये सब बात समझना होगा, कंसेप्ट रहेगा तभी ना बनाओगे भाई, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है डिविजिबिलिटी रूल से। अभी के टाइम में ऐसा वाला सवाल बहुत ट्रेंडिंग में है, कोई भी एग्जाम हो डाल देता है। कहता है कि यदि संख्या 4a3067682, ये जो संख्या है ना, ये 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है, तो a और b के सबसे छोटे संभव मान क्या है। सबसे छोटा वैल्यू पूछा है a और b का। देखिए, अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होगा, मतलब 8b2 जो है ये 8 से डिविजिबल होगा। अब आप कहेंगे सर कि b की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ आपको सोचना है कि b की जगह पे क्या रख दे। देखिए 8 तो आपका 8 से कट गया, यहाँ पे क्या रख दे कि ये पूरा पूरा कट जाए। 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। जैसे ही 3 रखेंगे 32 होता है, और 8 चौके 32 क्या होता है, कट जाता है, मतलब b का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और ऑप्शन पे भी आपको नज़र डालना है, क्योंकि ऑप्शन में a और b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए b 3 एक ही ऑप्शन में आपको दिखेगा, d नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। ये सवाल लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में b दिया गया है। और अगर b बराबर 3 है तो a बराबर 5 होगा, और d हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम पढ़िएगा मेरा वाला, ठीक है, एक एक रूल बताए हैं उसमें। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बताए हैं। ऐसा वाला एक सवाल और हम दिए हैं, ऐसा वाला एक सवाल और दिए हैं टेस्ट में। सवाल ये है कि ये जो आपका एक नंबर है 672xy, ये जो नंबर है ना, ये 3, 7 और 11
कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में हम ये चीज़ आपको बताएं कि 3, 7 और 11 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका रूल क्या है, कैसे जानेंगे। तो भाई यहाँ पे आप फिलहाल सीधा समझिए कि x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। और पूछा क्या है, कितना नंबर सवाल है, मेरे पास ये सवाल नंबर 15 है। आप लोग के पास ये चीज़ चेंज हो सकता है, ठीक है, 15 नंबर में है। तो हमसे पूछा है कि 6x + 5y, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। 6x + 5y हमसे पूछा गया है। तो जी यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू पुट करना है। तो आप ऐसे पुट नहीं कर सकते हैं, अलजेब्रा का सवाल थोड़ी ना है, डिविजिबिलिटी रूल से सवाल है। तो आपको 3, 7 और 11 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, और 7 का भी याद होना चाहिए, 3 का भी और 11 का भी अलग अलग भी याद होना चाहिए, और कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको सीधा बता देते हैं कि जब आप x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जो मेरा नंबर बनेगा 6, 7, 2 और 2, 1, ये नंबर कम्प्लीटली 3, 7 और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 6 दूना 12 + 5 एकम 5, 17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जितना भी बढ़िया सवाल था हम आपको बता दिए। एक सवाल को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपका 3-4 सवाल जो है बिल्कुल आसान है। एक सवाल को आप करेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में ठीक है, टाइपिंग एरर है, आगे पीछे हो गया है। सवाल को हम पढ़ते हैं, इसी तरीक़ा से आप सवाल को समझिएगा। ए ने 30,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 30,000, ठीक है। उसके कुछ महीने बाद बी जो है 40,000 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो गया। यदि ए और बी का वार्षिक लाभ अलग अलग दे दिया है, 2700 और 2400 है, तो बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ व्यापार में। सुन लिए, सवाल एकदम आसान है। आपको मालूम है कि जो लाभ का अनुपात होता है वही हमारा पूंजी का अनुपात होता है, और पूंजी का अनुपात कैसे निकलता है कि आपका कितना पैसा कितना समय के लिए रहा। तो यहाँ ए का पैसा तो पूरा 1 साल रहा है, ए का पैसा 1 साल रहा है, मतलब ए का 30,000 रुपया पूरा 1 साल रहा है, अनुपात। बी का 40,000 रुपया मान लेते हैं कि x महीना तक रहा है, और जब ये लोग बांटा तो ये लोग बांटा 2700 और 2400। तो देखिए रेशियो है, तो रेशियो से मतलब रखिए, 4 0 से 4 0 को हटा दीजिए, और 2700 और 24 है तो इसको 27:24 लिख दीजिए। यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू वाला आपका आंसर नहीं होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 12 समझा के लिख देते हैं, बट्टा 4 × x बराबर 27/24। तो 3 9 27 और 4 छके 24, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि b का पैसा 4 महीना तक व्यापार में रहा। 4 महीना तक व्यापार में रहा मतलब वो 8 महीने बाद शामिल हुआ। तो ये आपका आंसर होगा 8 महीना। सवाल को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल है आपका कि एक टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन उसका बेस में एक लीकेज है जिसके चलते 2 घंटा अधिक लेती है। तो जो लीकेज है पूरा टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ये तो बिल्कुल आसान है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। अगर हम टंकी को भरेंगे तो 8 घंटा लगेगा, 8 आवर्स लगेगा, लेकिन एक लीकेज है जिसके चलते 2 घंटा ज़्यादा 10 घंटा लगता है। 8 और 10 का एलसीएम कितना, सीधा 80 लिख दीजिए। 10 बार में 8 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, यहाँ पे लीकेज भी है। तो जो नल भर रहा है वो 10 यूनिट पानी डालता है, लेकिन जब लीकेज और भरने वाला दोनों चालू है तो टंकी में 8 यूनिट पानी जाता है, मतलब 2 यूनिट पानी बाहर निकल जाता है। तो जो ये 2 यूनिट क्षमता है ना, ये क्षमता है लीकेज का क्षमता है। किसका, लीकेज का क्षमता है।
आवर में दिया है तो आंसर आवर में आएगा। तो ये हर पर आवर 2 यूनिट खाली करता है, तो 80 यूनिट पानी खाली करने में 80 भाग 2 40 आवर का समय लेगा। ठीक है, बाकी का आपका एक सवाल प्रॉफिट लॉस से है, एकदम आसान है, और एक सवाल आपका डिस्काउंट से है, ये भी बिल्कुल आसान है, और एक सवाल आपका जो है मजदूरी वाला से है, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन मेथड इसमें लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं, समझिएगा। सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत साप्ताहिक वेतन 100 रुपया है और सभी पर्यवेक्षक का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 600 रुपया है, जबकि सभी मजदूर का औसत वेतन 75 है। यदि कारखाने में 840 मजदूर है तो भैया पर्यवेक्षक सुपरवाइजर का संख्या क्या है, लगा दीजिए। एकदम एलिगेशन मेथड एकदम आसान है। ठीक है, एलिगेशन मेथड एकदम आसान है, तो आप एक एक सवाल को देखिएगा। देखिए हम इसको बना देते हैं। सैलरी, लेबर का सैलरी है 75 रुपया, ठीक है, और सुपरवाइजर का है 600 रुपया, और दोनों का मिला के एवरेज सैलरी है 100 रुपया। तो जी इनका रेशियो क्या आ जाएगा, तो 600 में 100 गया तो 500 यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50, 20:1। ये क्या है, ये है लेबर, और ये क्या है, सुपरवाइजर। ठीक है, तो बोला है कि सुपरवाइजर क्या बोला है, सुपरवाइजर कितना है, तो भाई किसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, हाँ, इस 20 का वैल्यू दिया हुआ है 840। अगर 20 का वैल्यू 840 है तो एक का वैल्यू कितना, 42 है, मतलब 42 सुपरवाइजर है कंपनी में। एकदम आसान सवाल था। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और जिसका आंसर हम आपको देने के लिए बोले हैं उसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।